एक मिनट, क्या हम मूवीज को ऑब्जेक्टिवली जज करते हैं या जिस मूवी से हम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं उसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स खुद ही गिरा देते हैं? एक अजीब सी चीज हो रही है। जब नमित मल्होत्रा रामायण का पहला ग्लिम्स आया था तो इंटरनेट ने उसके वीएफएक्स को डायसेक्ट किया, निचोड़ा, धोया, मरोड़ा। एक एक फ्रेम पॉज हुआ, बैकग्राउंड को देखा गया, लाइटिंग देखी गई, सीजीआई देखा गया, ग्रीन स्क्रीन ढूंढा गया। और फिर वर्डिक्ट आया कि एक 4,000 करोड़ की फिल्म ऐसी दिखती है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट वैलिड है। उस क्रिटिसिज्म में मैं भी एक शामिल था, जहां फिर उस फीडबैक के बाद उन्होंने मूवी को इम्प्रूव किया। एंड इट्स नॉट परफेक्ट बट इम्प्रूव किया। लेकिन फिर भी ये डिबेट यहीं पे खत्म नहीं हुई। एंड नमित मल्होत्रा की रामायण आज भी उसके विजुअल्स एंड प्रेजेंटेशन को लेकर सबसे ज्यादा घेरी जाती है। एंड मैं तो कहता हूं कि फीडबैक वैलिड था, क्योंकि अगर कोई फिल्म खुद को इंडियन सिनेमा का सबसे एम्बिशियस विजुअल स्पेक्टिकल में प्रेजेंट कर रही है तो ऑडियंस को इसके विजुअल्स को स्क्रूटिनाइज करने का पूरा हक है। लेकिन फिर एक अजीब सी बात हुई। एवेंजर्स डूम्सडे नाम का एक ट्रेलर आया और वहां एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। डूम्सडे के ट्रेलर में भी कुछ शॉट्स पर क्रिटिसिज्म हुआ। सीजीआई मूवमेंट्स पे आर्टिफिशियल मूवमेंट्स वो लग रहे थे, एनवायरनमेंट थोड़े अनकन्वेंशनली अगली लग रहे थे, ग्रे स्केल के साथ कैरेक्टर स्पेसिंग का कॉम्पोजिशन भी ऑफ फील हो रहा था, जिसमें ओवरऑल एक कलर स्कीम भी ऑफ सैचुरेटेड सी फील हुई। पर फिर भी ओवरऑल कॉन्वर्जेशन एवेंजर्स डूम्सडे के हल्के विजुअल से ज्यादा हाइप के अराउंड में चली गई, जहां लोग सेलिब्रेट करने लगे डूम्सडे को एंड लीक्स एंड थ्योरीज पे बात करते हुए पागल हो गए। एंड ऐसा क्यों हुआ? यही तो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिकॉज मे बी द प्रॉब्लम इजंट ऑलवेज द वीएफएक्स, मे बी द प्रॉब्लम इज द वे वी लुक एट मूवीज। हम मूवीज को ऑब्जेक्टिवली जज करना चाहते हैं एंड रामायण के साथ हमने किया भी। लेकिन हम यह भी भूल जाते हैं कि ऑडियंस इमोशंस ऑब्जेक्टिव मशीन नहीं होती। हम इमोशंस के साथ सिनेमा देखते हैं। और अगर स्क्रीन पर आरडीजे डॉक्टर डूम बन के खड़ा है, क्रिस एवंस वापस आ रहा है, एक्समैन और एवेंजर्स के एक साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं और एक ऐसी फ्रेंचाइज रिलीज हो रही है जिसे हम सालों तक इमोशनली इन्वेस्टेड रहे थे, एंड वो अपनी फेलियर के बाद फाइनली वापस अपनी पीक पे जाने की कोशिश कर रही है, तो हम सिर्फ वहां पे सीजीआई नहीं देख रहे, हम नॉस्टैल्जिया देख रहे हैं, हम मेमोरीज देख रहे हैं, हम वापस से अपना वो दिन याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पे मैं कितना खुश था। हम एंड गेम देख रहे हैं, हम 2019 वाला वो थिएटर एक्सपीरियंस जी रहे हैं, हम अपने पुराने एमसीयू को वापस आने की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। एंड इसीलिए डूम्सडे का कोई शॉट थोड़ा सा रफ भी दिखता है ना, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे एक्सक्यूज दे देता है कि अभी टाइम है, फाइनल फिल्म आने दो। और इस तरीके से सोचने की पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से मैं गलत भी नहीं कहूंगा, पर मैं ये भी साथ में कहूंगा कि ये तो हमारा दोगलापन ही है ना, कि यही सेम लॉजिक से हम रामायण पे लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई करके देखते। रामायण भी तो हमारे कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम तो इधर डूम्सडे को क्यों एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन रामायण के साथ और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम ये चीज टॉलरेट नहीं करेंगे, आप रामायण ऐसे नहीं दिखा सकते। एंड इसी पे ऐड होते हुए जिंदगी में पहली बार ही मैं कहूंगा, आई डोंट थिंक कि मैं कभी यह सेंटेंस बोल भी सकता था, लेकिन इस बात में कहूंगा कि जो रामायण की पीआर भी चल रही है, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, जिस तरीके से भी हो, वो सुपरफिशियली यहाँ पे गलत भी नहीं है। कि अगर तुम डूम्सडे के लिए कह रहे हो कि ट्रेलर फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो रामायण के लिए भी तो वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। और अगर तुम मार्वल के रफ वीएफएक्स को वर्क इन प्रोग्रेस कह रहे हो, तो नमित मल्होत्रा की रामायण के रफ वीएफएक्स को ऑटोमेटिकली बैड फिल्म मेकिंग क्यों कह दे रहे हो? सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन काफी ज्यादा सोच विचार गुणा गणित भाग करते हुए मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मैं इंटायरली रामायण के पीआर से कंप्लीटली एग्री नहीं करता, क्योंकि डूम्सडे के विजुअल्स खराब थे, ओके ओके थे, अगली थे, इज नॉट अ प्रॉपर डिफेंस। क्योंकि किसी और फिल्म का वीएफएक्स खराब होना तुम्हारी फिल्म के वीएफएक्स को ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं बता देता। और अगर डूम्सडे में प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रामायण की प्रॉब्लम पॉइंट आउट करना गलत हो जाता है। और अगर रामायण में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डूम्सडे को ब्लाइंडली प्रेज करना सही हो जाता है। सिनेमा कोई कोर्ट रूम नहीं है जहां एक एक्यूज के पास डिफेंस हो कि मिलॉर्ड साहब, सामने वाले मैंने भी तो किया था, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूं। दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिफेंस, क्योंकि द रियल हिपोक्रेसी इज दैट नॉट पीपल लाइक डूम्सडे। The hypocrisy is when the same person uses one standard for one movie and a completely different standard for another movie. क्योंकि अगर तुम डूम्सडे के लिए बोलते हो कि सीजीआई बाद में फिक्स हो जाएगा, फिर बात मानी जा सकती है।
तो वहीं रामायण के लिए भी एग्री करो कि सीजीआई बाद में फिक्स हो जाएगा। एंड ऊपर से रामायण वाले तो एक्चुअली में फीडबैक लेके कहानी को बेटर कर रहे हैं। और अगर तुम रामायण के लिए बोलते हो कि 4000 करोड़ की फिल्म है तो मुझे एक फ्रेम भी रियल और फेक का डिफरेंस फील नहीं होना चाहिए, फेयर है। लेकिन फिर वही एक्सपेक्टेशंस डूम्सडे से भी रखो, जिसमें से अब ऐसी बात नहीं है कि ऑडियंस ने कभी मार्वल के खराब या मीडियोकर सीजीआई या वीएफएक्स को कॉल आउट कभी नहीं किया है। उनका तो पूरा यूनिवर्स मीम बन के रखा हुआ है एंड गेम के बाद। थॉर लव एंड थंडर का ये फ्लोटिंग हेड आज तक क्लाउन होता है कि इतना लेजी आप कैसे हो सकते हो कि ओटीटी पे आने के बाद भी मूवी का सीजीआई ठीक नहीं किया। कोई भी टाइका वाइटिटी को आज तक माफ नहीं करता जो ट्रीटमेंट उन्होंने थॉर को दिया हुआ है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से स्ट्रेंज की थर्ड आई पे तो पूरे के पूरे रेडिट थ्रेड पे कॉन्वर्सेशन बने हुए हैं कि कॉमिक की इतनी आइकॉनिक चीज आप इतने अगली तरीके से कैसे मूवी में प्रेजेंट कर सकते हो। फिर आता है अपना स्पाइडरमैन। आपको क्या लगता है कि लोगों ने स्पाइडरमैन के मजे नहीं लिए? नो वे होम का ये वाला फ्रेम एक बैड मेमोरी की तरह लोग भूलना चाहते हैं, बट भुला क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने यही फ्रेम यूज किया हुआ था अपने ऑस्कर्स में उन्हें प्रमोट करने के लिए। मीम बन चुके थे। एंड ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर 1 का फाइनल फाइट, ब्लैक विडो से ये येलिना का ब्लास्ट वाला मोमेंट, डेडपूल एंड वुल्वरीन से बस फाइट सीक्वेंस के बाद वुल्वरीन का वीडियो गेम जैसे मूव करना। एंड कहीं पे सीजीआई अच्छा था तो डिजाइन अजीब कर दिया, कहीं पे डिजाइन अच्छा था तो सीजीआई अजीब कर दिया, एंड एंड में अगर सब कुछ अच्छा था तो वीडियो गेमिश वाली स्मूथनेस दे दी। एंड मार्वल हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, जो कि लोग पॉइंट आउट करते हुए आए हैं, मजे लिए जाते हैं उनके भी। जिसमें एक बहुत ही स्पेशल मेंशन मैं रूसो ब्रदर्स का भी देना चाहूंगा, जिन्होंने एवेंजर्स बनाई एंड आगे ना जाने कितने बनाते रहेंगे। एंड उनके ऊपर तो यूट्यूब पे डेडिकेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि उन्होंने अपनी सुपर हीरो मूवीज के प्रेजेंटेशन को मैच्योर दिखाने के लिए इतना ग्रे उन्हें बना दिया कि उनसे लाइफ ही खत्म होते हुए नजर आ जाती है। जैसा लगता है कि एक लॉग फुटेज ही पटक के डाल दी। जस्ट लाइक विंटर सोल्जर का ही एग्जांपल ले लो, जहां इन्फिनिटी वॉर में तो उन्होंने पंची कलर्स के साथ अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल्स को बेटर किया था, पर मार्वल में ओवरऑल उनका अगली ग्रे कलर देना वो रूसो ब्रदर्स का ही स्टाइल है, जिसे आप फॉलो करो तो विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, एंड गेम एंड अब तो डूम्सडे भी उनकी फिल्म मेकिंग की स्टाइल फील हो जाती है कि वो एक अगली ग्रे स्केल की तरह फिल्म को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, जो कि मुझे रूसोस का ये वाला पैटर्न बहुत पसंद नहीं आता। मैं उनके कलर ग्रेडिंग का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, विंटर सोल्जर को छोड़कर इट्स अ कहानी इन इटसेल्फ। मैं पूरा एकदम छाती पीट के ये नहीं कह सकता कि मुझे रूसो ब्रदर्स की कलर ग्रेडिंग बहुत ही पसंद आती है, जो विजुअल ट्रीटमेंट वो देते हैं, पर ये बात डिनाई कोई नहीं कर सकता कि जो आइकॉनिकनेस रूसोस एक ग्रेविटी ऐड करते हैं सुपर हीरो मूवीज में, लाइक और कोई ऐड कर पाता है। मतलब कि जब रूसोस एक सुपर हीरो पिक्चर बनाते हैं ना तो एकदम भारी भरकम फील आती है, एंड तभी वो सोलोज में फेल ही होते रहते हैं। एंड उसके बाद ही वो मार्वल में वापस आए, क्योंकि वो भी समझ गया कि जैक स्नाइडर की तरह कि मैं सुपर हीरो मूवीज ही अच्छी बना पाते हूँ। तो इससे क्या समझ आता है कि वीएफएक्स की कमियां बाहर भी हैं, लोग मजे लेते हैं, गिनाए जाते हैं, पर भारत देश में रामायण का क्रिटिसिज्म एग्रेसिव क्यों फील होता है? क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स और सीजीआई जज नहीं कर रहे हैं, दे आर जजिंग अ प्रॉमिस। आपने कहा था ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, आपने कहा वर्ल्ड क्लास स्केल, आपने कहा हॉलीवुड से मैच करने वाला वीएफएक्स एंड बजट, आपने कहा डीनेग, आपने कहा वो टैलेंट जो नोलन एंड स्पीलबर्ग की मूवीज में यूज होता है, आपने कहा हैंस जिमर, आपने कहा ग्लोबल एम्बिशन। तो अब इतना बोलने के बाद ये नेचुरल सी बात है कि ऑडियंस पूछेगी ही ना, दिखाओ। और अगर ट्रेलर में एक भी शॉट आपके प्रॉमिस और उनके इमेजिनेशन से नीचे निकल जाता है तो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेटली हार्श ही हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा आप प्रॉमिस करोगे उतना ही छोटा मार्जिन ऑफ एरर लोगों के दिल में बैठ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डूम्सडे देखो, उसके ट्रेलर का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट वीएफएक्स था ही नहीं, ग्लोबल स्पेक्टिकल की बात तो है, बट उन्होंने उसके बेसिस पे उसे कभी नहीं बेचा। जहां पूरी दुनिया जानती है कि मार्वल मूवीज में वीएफएक्स सीजीआई इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो पिक्चर ही नहीं बन सकती। लेकिन क्या वो डूम्सडे को उसी के बेसिस पे बेच रहे हैं? केविन फाइगी डूम्सडे को बेच रहे हैं नॉस्टैल्जिया पे, वो इसे बेच रहे हैं एमसीयू के कमबैक पे, वो डूम्सडे को बेच रहे हैं कि आप वह फीलिंग जियो जो आपने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पे फील की थी। और तभी ही जब तुम्हारे ट्रेलर में इतना कल्चरल बैगेज पैक्ड ना हो तो एक एवरेज सीजीआई शॉर्ट कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट नहीं करता।
आप इंतजार कर रहे होते हो भौकाल का, आप इंतजार कर रहे होते हो कैमियो का, एक रिवील का इंतजार, एक कैरेक्टर रिटर्न का इंतजार, एक डायलॉग का इंतजार। एंड ये हाइप किसी भी वीएफएक्स की शॉर्टकमिंग को इरेज नहीं करती, बल्कि हाइप उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। और ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है, जिसमें अब इसका मतलब ये नहीं है कि डूम्सडे का वीएफएक्स ऑब्जेक्टिवली बैड है। एक्चुअली इंटरनेट रिएक्शन भी डिवाइडेड ही है। कुछ लोगों ने विजुअल्स को इंप्रेसिव कहा, तो कुछ ने एवरेज कहा, कुछ ने अनफिनिश्ड कहा, तो कुछ लोगों ने रामायण को बेटर बोला, तो कुछ ने डूम्सडे को बेटर बोला। और ये कंप्लीटली नॉर्मल है, बिकॉज विजुअल क्वालिटी सब्जेक्टिव हो सकती है। मैं रामायण की कहानी को जानता हूं, तो मुझे अब उसके विजुअल प्रेजेंटेशन को देखना है। मैं उस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि इस बार आप रामायण के साथ क्या नया ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हो। विजुअली एक्यूरेट जा रहे हो या फिर उसके एस्थेटिक को किसी और डायरेक्शन में प्रेजेंट कर रहे हो। जिसके लिए एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। वेयरवुल्फ ले लो, फ्रैंकेनस्टाइन ले लो। मैंने वेयरवुल्फ देखी हुई है, मैंने वेयरवुल्फ की कहानी पढ़ी है, मैं उसके क्लासिक्स को जानता हूं, तो मुझे पता है। पर जब अब कोई नेक्स्ट क्लासिक वेयरवुल्फ की कहानी आती है, तो मुझे उसके विजुअल ट्रीटमेंट एंड एस्थेटिक के बारे में जानना है। कि कहानी तो वही सेम इंटैक्ट रहेगी, उसके कोर एसेंस अभी भी वही रहेंगे, बट मुझे अब वो जानना है कि आपकी कौन सी विजुअल क्रिएटिव डायरेक्शन में इस कहानी को लेकर गए हो, किस तरीके से आप इसे प्रेजेंट करने वाले हो। एंड इसीलिए इट्स सब्जेक्टिव। पर डबल स्टैंडर्ड्स सब्जेक्टिव नहीं होते, क्योंकि मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज तब लगती है जब आप डिस्कशन फिल्म से निकालकर फैंडम वॉर बना देते हो। कि मार्वल का फैन है ना, इसीलिए डिफेंड कर रहा है, बॉलीवुड का फैन है ना, इसीलिए रामायण को डिफेंड कर रहा है, इंडियन सिनेमा को सपोर्ट नहीं करता, हॉलीवुड को ब्लाइंडली वर्शिप करता रहता है, मार्वल की चाट समोसा करता रहता है। और जब ऐसे व्यंग्य होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर एक्चुअली तर्क आना खत्म हो जाते हैं। एंड फिर वो डिस्कशन नहीं रह जाता, बिकॉज वंस पीआर एंड फैंडम एंटर्स द रूम, सिनेमा यूजुअली लीव्स थ्रू द बैक डोर। क्योंकि फिर तो हेल्दी डिबेट रह ही नहीं गई। हम भी उन्हीं न्यूज चैनल पे दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस की तरह एक दूसरे को गालियां ही दे रहे हैं। अब इन सारी चीजों में मेरे लिए एक्चुअल लेसन क्या निकल के आता है, जो कि मुझे भी ये मेरे लिए भी एक लर्निंग कर भी रहा कि डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स फॉर द मूवी यू लव, एंड इक्वली ही डोंट रेज योर स्टैंडर्ड्स ओनली फॉर द मूवी यू डोंट ट्रस्ट। क्योंकि अगर डूम्सडे का भी वीएफएक्स थोड़ा सा रफ सीजीआई वर्क इन प्रोग्रेस लग रहा है और बेटर होने का भरोसा समझ में आ रहा है, तो रामायण का भी हो सकता है। और ठीक उसी की तरह अगर रामायण का सीजीआई स्क्रूटिनी डिजर्व करता है, तो डूम्सडे भी करता है। और ठीक उसी के दूसरी तरफ डूम्सडे का नॉस्टैल्जिया उसके अगर रफ एजेस को टेम्परली ओवरशैडो कर सकता है, तो ये एक्सेप्ट करो कि रामायण को भी ऑडियंस के इमोशनल कनेक्शंस के बिना जज करना नेचुरली टफर हो जाता है। बिकॉज किसी बहुत ही बड़े बाबा पीजे ने ही कहा था कि ऑडियंस सिर्फ फिल्म नहीं देखती, ऑडियंस अपनी एक्सपेक्टेशंस भी देखती है। और शायद इसीलिए एंटायर डिबेट रामायण वर्सेस डूम्सडे से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बन जाता है। बिकॉज कल को जब कोई एक और मैसिव इंडियन फिल्म आएगी और उसका ट्रेलर भी इम्परफेक्ट होगा, तो क्या हम उसे भी वही पेशेंस देंगे जो हम अपनी फेवरेट हॉलीवुड फ्रेंचाइज को देते हैं? और फिर जब नेक्स्ट मार्वल को कोई बहुत ही बड़ी मूवी आएगी और उसका ट्रेलर एवरेज निकलेगा, तो क्या हम उसे भी उतनी ही ब्रूटली तरीके से डाइसेक्ट करेंगे जितना हम इंडियन सिनेमा को करते हैं? और अगर आंसर दोनों का हाँ है, देन माय चाइल्ड, दैट्स क्रिटिसिज्म। बाकी अब वो बात भी मुझे समझ में आती है कि जो इंडियन सिनेमा रामायण का पीआर या फिर फैंडम है, जो इंडियन सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा इनग्रेन्ड रहा है, वो फॉरेन के कंटेंट, फॉरेन के पॉप कल्चर को बहुत फॉलो नहीं करता, तो वो उनकी हाइप से ही वाकिफ़ है, उससे क्रिटिसिज्म से वाकिफ़ नहीं है। बट एक्चुअली में जो दोनों को फॉलो करते हैं, हम आप जैसे लोग, कि आप मेरी नॉर्मल वीडियोस भी देखते हो मार्वल डीसी वाली, एंड मेरी रामायण की वीडियोस भी देखते हो, तो आप ये भी बात जानते हो कि हमने दोनों तरफ से हर जगह की बात की हुई है। एंड यह बात अपने न्यू फाउंड इंडियन फिल्म लवर्स, सिनेफाइल्स, जिस तरीके के भी लोग हैं, उनको बताना बहुत ही ज़रूरी है कि हर जगह ऐसी बातें होती हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है? मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कर दी, आप भी अपनी बातें करिए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपको कमेंट को लाइक करते हुए, पिन करते हुए, उनका रिप्लाई करते हुए। बाकी तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।